तो गुड आफ्टरनून। भारत की जलवायु वाला जो टॉपिक है, सभी ने हेडिंग लगाई दी है भारत की जलवायु। अब इसको पूरा डिटेलली समझना है। इसके साथ आपके दो टॉपिक कंप्लीट होंगे। पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वायुदाब पेटियां, आप लोगों ने नाम सुना होगा, या आपके सिलेबस में जो वायुदाब के बारे में या विश्व की पवन प्रणाली के बारे में जो टॉपिक दिया हुआ है, दोनों में सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है, तो दोनों टॉपिक जो है वो इसी एक टॉपिक से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, अगर हम भारत के मानसून की बात करें तो ऐसा प्रश्न तो कभी नहीं पूछा जाता है कि मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। लेकिन सुनो कि ये जो मानसून शब्द है ना बेटा, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम, और अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है कौन सा शब्द? मानसून। अब आपने को पता लगाना है कि इस मानसून का अर्थ क्या होता है। इस मानसून का अर्थ जो होता है वो होता है कि हवा की दिशा एवं दशा। दशा मतलब वो गर्म है या शुष्क है, दिशा मतलब उत्तर से दक्षिण जा रही है या पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो हवा की दशा या दिशा को क्या कहते हैं? अपने मानसून कहते हैं। लेकिन अपने को एक आसान सा शब्द याद में रखना है कि इस मानसून शब्द का मतलब क्या होता है? हवा होता है। मानसून का अर्थ क्या होता है? हवा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बोले कि उत्तर पूर्वी मानसून, ऐसे नाम आता है ना बेटा, उत्तर पूर्वी मानसून नाम आ जाता है, या आप लोगों ने कई बार नाम पढ़ा होगा दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसमें आप लोग देखो कि जो हवा, ये दिशा उत्तर होती है, ये वाली दक्षिण, ये वाली पश्चिम, और इधर वाली पूर्व। जो हवा दक्षिण और पश्चिम से चल रही है उस मानसून को क्या बोलेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मतलब वो हवा जो कहां से आ रही है? दक्षिण पश्चिम से, उसका नाम क्या रख दिया? दक्षिणी पूर्वी मानसून रख देंगे, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून रख देंगे। इसके बाद में उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो उत्तर से या पूर्व के बीच से चलने वाली हवा जो होगी उसका नाम क्या रखेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून रख देंगे। तो मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। अब बात यह है कि भारतीय मानसून की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? अरबी यात्रियों के द्वारा की गई थी, ठीक है बेटा। भारतीय मानसून की खोज जो है वो कौन से यात्रियों के द्वारा की गई थी? अरबी यात्रियों ने भारत के मानसून के बारे में पता लगाया था। या मानसून का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है? हवा। तो मतलब भारत की तरफ हवा कब आती है और कब यहां से हवा वापस जाती है, इस चीज का पता किसने लगाया था? अरबी यात्रियों ने। अब अरबी यात्रियों ने इसका पता कैसे लगाया, थोड़ा ध्यान से सुनना कि जैसे ये है हमारा अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप से के बाद में यहां पर अपना आ जाता है ये महान भारत। इस प्रकार से अगर चर्चा करें तो अब देखो, ये अरबी देश है और इधर कौन सा महाद्वीप आता है बेटा? यूरोप महाद्वीप आता है। आराम से सुनना, यहां कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप महाद्वीप जो है वो कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश है। लेकिन भारत कैसा प्रदेश है? गर्म प्रदेश है। अब गर्म प्रदेश है तो यहां पर सर्वाधिक क्या होते हैं? मसाले होते हैं। भारत गर्म प्रदेश है, यहां पर सर्वाधिक क्या होते हैं बच्चों? मसाले होते हैं। ये ठंडा प्रदेश है, यहां पर मसाले नहीं होते हैं। आपको पता है कि ज्यादा गर्म मसालों की आवश्यकता गर्म प्रदेश में होगी या ठंडे प्रदेश में होगी? ठंडे प्रदेश में मसालों की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन इनके पास क्या नहीं है? मसाले नहीं है। इनको कोई मार्ग भी नहीं पता है भारत आने का, इनको भारत की स्थिति का भी नहीं पता है कि हम भारत से मसाले कैसे ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये यहां पर जो देश आते हैं इनको हम कहते हैं अरबी देश या अरब कंट्रीज बोलते हैं। तो जितने भी, जैसे सऊदी अरब है, ओमान है ना, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है, ये सारे जो देश है वो यहां आते हैं। तो ये अरब के क्या प्रसिद्ध है बेटा? घोड़े। अरब के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े। अरबी घोड़ा जो है ना, उसके लिए कहावत आती है कि अरबी घोड़ा चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, गधों के अस्तबल से कई गुना बेहतर होता है। मतलब अरबी घोड़ा चाहे कितना भी बूढ़ा है, वो कई गधों से ज्यादा ताकत रखता है। मतलब कद काठी का मजबूत होता है घोड़ा, साहसी घोड़ा होता है। कौन सा घोड़ा? अरबी घोड़ा। जब मैं आपको पशुधन पढ़ाऊंगा, नस्लों वाले जो ये गाय की भैंसों की नस्लें जो प्रश्न आते हैं, तो उसमें हम चर्चा करेंगे अरबी नस्ल के बारे में भी। तो अब भारत में जब राजतंत्र था, राजा महाराजा थे, तो भारत के राजाओं को क्या चाहिए होते थे? अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए होते थे। समझ में आई बात? भारतीय राजाओं को क्या चाहिए? अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए। और ये लोग यहां से नाव भर के घोड़ों की और यहां तट पर खड़े रहते थे।
जैसे ही हवा भारत की तरफ, क्योंकि पहले वाली जो नावें होती थी ना बेटा, नाव के ऊपर, पहले वाली पुरानी नाव के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा, ऐसे बड़े बड़े छतरियां सी लगी होती थी, देखिए ना ऐसे, इसके ऊपर बड़ी बड़ी छतरियां लगी होती थी। वो किस लिए होती थी? हवा का दाब बढ़ाने के लिए होती थी, क्योंकि उस पर्दों से हवा टकराएगी तो वो नाव क्या चलेगी, आगे चलेगी। इंजन वगैरह नहीं होते थे पहले नाव में, आजकल तो बहुत आधुनिक नाव बना दी गया, बहुत टेक्निकल लगाई जाती है आजकल तो। लेकिन सुनो, तो ये यहां पर इंतजार करते थे कि हम भारत की तरफ ये घोड़े लेके कब जाएंगे, जब हवा किस ओर चल रही होगी, भारत की ओर चल रही होगी। तो ये यहां पर जब भारत की तरफ हवाएं चलती थी तो ये यहां से नाव लेके चल पड़ते थे। ये चलते थे कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य? 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य के बीच का जो मार्ग था, यहां से होते हुए आते थे। समझ गए मेरी बात को? ये 8 डिग्री से शुरू होता है भारत, अपना 37 डिग्री है, तो मान लो ये कितने के बीच में आते थे? 30 से 35 डिग्री के मध्य ये भारत की ओर आते थे। तो अब 30 और 35 वाला जो क्षेत्र है ना बेटा, यहां से ऊपर से जो दाब है वो नीचे की ओर लगता है, मतलब इस क्षेत्र में वायु दाब जो है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ऊपर से हवा का दाब लगता है। तो अब आप सोच के देखो, यहां कोई नाव तैर रही है और इसके ऊपर अगर हवा का दाब लग रहा है और पहले से ऑलरेडी ये घोड़ों से भरी हुई है, तो इसका डूबने का खतरा बढ़ जाएगा ना बेटा, इसका डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। और डूबने का खतरा बढ़ जाएगा तो नाव को क्या करनी पड़ेगी, हल्की करनी पड़ेगी। हल्की करने के लिए कुछ घोड़ों को वो क्या कर लेंगे, समुद्र में उतार लेंगे, फेंकते नहीं, फेंकेंगे तो फिर आगे बेचेंगे क्या, फेंकते नहीं, कुछ घोड़ों को समुद्र में उतार लेते थे। मतलब पानी में कोई वस्तु क्या लगती है अपने को, हल्की फील होती है ना, नीचे घरों में जो बड़ी बड़ी डिग्गियां होती है उसमें से अपने बाल्टी को निकालते तो हल्की फील होती है पानी तक, तो कोई भी चीज पानी में क्या फील होगी, हल्की फील होगी। तो वो घोड़े के मुंह वगैरह बांध के या अपने नाव के जो पास पास में घोड़ों को उतार देते थे। तो इतिहास में आज भी है ना बेटा, 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है वो अश्व अक्षांश कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। और आपके 2018 वाले में मेरे ख्याल से प्रश्न भी आया हुआ है 3rd ग्रेड में कि अश्व अक्षांश होते हैं 30 से 35 डिग्री। अब आपको समझ में आया कि 30 से 35 डिग्री को अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा और अक्षांश रेखाएं, तो अश्व अक्षांश कहां से कहां तक है, 30 से 35 तक। क्यों भाई, कि जी अरबी यहां से घोड़े लेके भारत की ओर आते थे, कुछ घोड़ों को समुद्र में उतार लेते थे, इस क्षेत्र को जाना जाने लगा किस मार्ग से, अश्व अक्षांश के नाम से। तो अब जैसे ये भारत में आए, यहां पर भारत में आए और यहां पर क्या बेचते, घोड़े बेच देते और बदले में यहां से मसाले भर लेते, और मसाले भर के वापस कहां आते बेटा, ये अरब देशों में आ जाते। और अरब देशों में आने के बाद, अब अरबियों की तो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये मसाले कहां बेचते थे, यूरोप में बेचते, महंगी दरों पर मसाले बेचते थे। तो अब ये भारत में इधर हवा चल रही थी तो भारत आ गए, अब यहां तटों पर भी ये अपने नावें कुछ महीनों के लिए रोके रखते थे कि जब हवा इधर चलनी शुरू होगी तो हम यहां से मसाले लेकर कहां पहुंच जाएंगे, अरब देशों में पहुंच जाएंगे। तो मेरी बात सुनो, मानसून का मतलब ही क्या, हवा, और भारत की तरफ हवा कब आती है और भारत से हवा कब जाती है, इस बात का पता किसने लगाया बेटा, यही तो लगाएंगे, क्योंकि जो यात्रा कर रहे हैं यात्री है, भारत आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको ही पता होगा ना भी कब कब तो कौन से महीनों में इधर हवा चलेगी, और यही क्या है, मानसून कहलाता है। तो भारतीय मानसून की खोज किसके द्वारा की गई, अरबी यात्रियों के द्वारा, चाहे वो सुलेमान है, चाहे वो अल मसूदी है, जितने भी अरबी यात्री भारत में आए, मीर भोज के काल में आए होंगे एक दो तो, है ना। तो ये तो भारतीय मानसून की खोज किसके द्वारा की गई थी, अरबी यात्रियों के द्वारा की गई थी। अब देखो मानसून जो है ना बेटा, मानसून में अपने को 2 चीजें पढ़नी है, मानसून में अपने 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मौसम के बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौसम के बारे में, और उसके बाद में पढ़ेंगे किसके बारे में, जलवायु के, मौसम और जलवायु के बारे में। तो मौसम किसे कहा जाता है, पहला ही प्रश्न है कि मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहा जाता है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, किसको कहते हैं मौसम। बैठो 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 बैठो, ठीक है, मौसम नहीं पता, मौसम तो ऐसा शब्द है जिसको आप दिन में भी 1-2 बार ले लेते हो आजकल तो, हाँ हाँ, ऐसे बोलते नहीं क्या कि मौसम खराब है या मौसम है साफ है, ऐसे नहीं बोलते। तो मौसम होता क्या है, क्या होता है मौसम, हाँ हाँ, मौसम का, मौसम नाम लेते आपके दिमाग में आ गया ना कि भाई मौसम किसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तापमान,
ये वायुदाब और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। देखो सुबह सुबह मान लो कि सर्दी ज्यादा थी तो मतलब वायुदाब ज्यादा था। जैसे जैसे तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो वायुदाब क्या हो गया? कम हो गया। थोड़ी देर बाद में बारिश हुई तो क्या बढ़ गई? आर्द्रता बढ़ गई। ठीक है, कम ज्यादा ऐसे होता रहता है। तापमान, वायुदाब तथा आर्द्रता के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। मौसम की अवधारणा अल्पकालीन होती है। अवधारणा का मतलब तरीका, तो मौसम का तरीका कैसा होता है? अल्पकालीन। अल्प का मतलब कम और कालीन का मतलब समय। तो मौसम तो कम समय के लिए होता है। आप देखते हो मौसम एक दिन में कितनी बार बदल जाता है? कई बार बदल जाता है ना। तो मौसम एक दिन में कई बार बदल जाता है, तो इसके लिए इसकी अवधारणा जो वो कैसी है? अल्पकालीन है। मौसम की अवधारणा कैसी होती है बच्चों? अल्पकालीन। हाँ, जलवायु जो है क्या एक दिन में कई बार बदल जाती है क्या? नहीं बदलती। कम से कम 35 वर्षों का समय लगता है। तो इसकी अवधारणा कैसी होगी? दीर्घकालीन होगी। दीर्घ का मतलब लंबा कालीन, मतलब बड़े समय के बाद परिवर्तन होता है। तो मौसम किसे कहते हैं? तापमान, वायुदाब तथा आर्द्रता तीनों के सम्मिलित रूप को मौसम कहा जाता है। तो अगला ही प्रश्न आ जाएगा कि तापमान किसे कहा जाता है? तो किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता, कि कोई विशेष जगह है जैसे हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, जोधपुर है, भारत है, कोई मतलब एक ना एक आपको क्या लेना पड़ेगा? नाम, किसी विशेष जगह का नाम लेना पड़ेगा। क्या हम बोल सकते हैं कि पूरे राजस्थान का तापमान इतना है? क्योंकि सभी जगह तापमान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जहां के तापमान की हम बात करेंगे उसका क्या लगाया जाएगा? नाम। अब जैसे न्यूज़पेपर में आएगा श्रीगंगानगर का इतना तापमान और हनुमानगढ़ का इतना, चूरू का इतना, सारी लिस्ट बनी हुई आएगी ना, तो ध्यान से सुनो। और बीच में ऐसी भी कोई ऐड आ जाएगी कि 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, चूरू का तापमान बढ़कर हुआ 49.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब वो कितने सालों का अध्ययन हो रहा है? 30 सालों का। 30 सालों में उन्होंने नोट किया है कि 49.5 डिग्री टेम्परेचर कभी नहीं हुआ। 30 साल पहले कभी हुआ। तो फिर न्यूज़पेपर में क्या आएगा कि 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कैसे? 49.5 डिग्री सेल्सियस चूरू का टेम्परेचर हो गया। तो ये सारी बातों की चर्चा अपने को करनी है। तो तापमान क्या होता है बेटा? सबसे पहले तापमान की डेफिनेशन लिख देते हैं। हाँ, करवाया होगा कई बच्चों को। तो ये तापमान किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता क्या कहलाती है बच्चों? तापमान कहलाती है। किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। इसके आगे शब्द क्या लगाना जरूरी है बेटा? विशेष स्थान। ओके। दूसरी बात पढ़े तो मापने का यंत्र, मापने का यंत्र कौन सा होता है बच्चों? थर्मामीटर। मापने का यंत्र हो जाएगा थर्मामीटर। ठीक है। इकाई क्या होगी बेटा? इकाई क्या हो जाएगी? डिग्री, ऐसे लगाते थे, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। केल्विन ये इसकी क्या होती है? इकाइयां होती है। तो तापमान के बारे में समझ में आया कि किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता जो है वो क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। मापने का यंत्र कौन सा होता है? थर्मामीटर होता है। और इकाई क्या क्या लगा सकते हैं? डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन लगा सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थान तो कौन सा हो जाएगा? डेथ वैली। कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए।
कितने डिग्री सेल्सियस? 65 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद बाकी जो है बाद में करेंगे। दूसरा शब्द क्या था बेटा हमारे लिए? वायु दाब। तो बताओ वायु दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लगने वाला वायु का भार, ये जैसी परिभाषा है ना बेटा, पृथ्वी की सतह पर लगने वाला वायु का भार क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है बेटा। जैसे देखो ये पृथ्वी की सतह है, इस पर ऐसे जो हवा चल रही है और ऐसे जो हवा चल रही है बेटा, इसका जो ये दाब लग रहा है ये वाला, यही क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है बेटा। पृथ्वी की सतह पर लगने वाला वायु का भारी क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। तो मापने का यंत्र, मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा बैरोमीटर, और ये तो कौन सी विधि है बेटा? प्राचीन विधि है। बैरोमीटर तो प्राचीन मीटर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? 14 और एनीरॉइड। और ये दोनों कौन से मीटर है बेटा? नवीनतम मीटर है। ये प्राचीन मीटर है और ये कौन सा है? नवीनतम मीटर है। अच्छा, इकाई क्या होती है बेटा इसकी? हाँ, इसकी इकाई होती है क्या? एक तो होती है पास्कल, जिसको अपने दर्शाते हैं पीए से। एक होती है मिलीबार, जिसको दर्शाया जाता है एमबी से। ठीक है, तो वायु दाब की इकाई क्या होती है बेटा? पास्कल या मिलीबार होती है। मापने के अंतर ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें नोट, इसमें क्या बात करनी है अपने को कि तापमान व वायु दाब में, आराम से सुनना, तापमान व वायु दाब में कैसा संबंध पाया जाता है बेटा? विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाएगा? विपरीत संबंध पाया जाता है, एक दूसरे का उल्टा। जैसे देखो, एक साइड हमने लिखा तापमान, दूसरी साइड लिखा हमने क्या? वायु दाब। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा, और जहां वायु दाब अधिक होगा वहां पर तापमान क्या होगा बेटा? कम होगा। यहां तक आई बात समझ में? भी वायु दाब का मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो सतह है इस पर लगने वाला किसका भार है? वायु का भार क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। अब वायु का भार ज्यादा कम होगा, और कब कम होगा? तो जब हवा भारी होगी, जब उसमें नमी की मात्रा होगी तो वो कैसी होगी? भारी होगी। और जब उसमें नमी की मात्रा नहीं होगी तो वो क्या होगी? हल्की। और हल्की होगी तो दाब क्या लगेगा? कम। और भारी होगी तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। समझ गए मेरी बात को? जैसे गर्मियों में एक सूखी हवा या शुष्क हवा या गर्म हवा चलती है, लू। अब लू में नमी की मात्रा होती है क्या? नहीं। इसका मतलब वो कैसी होगी? हल्की हवा होगी। तो गर्मियों में वायु दाब क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये देख लो, गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, वायु दाब क्या रहेगा? कम। अब सर्दियों में जो हवा चलती है बेटा, उसमें क्या होती है? आर्द्रता होती है, नमी होती है ना। अपने बाइक या स्कूटी वगैरह जो भी अपने ऐसे बाहर खड़ा करते हैं तो उससे हवा टकराती है और सीट पे पानी पानी हो जाता है। समझ गए? मतलब जो हवा टकराई है उसमें क्या थी? नमी थी। तो सर्दियों में चलने वाली हवा हल्की होगी या भारी होगी? भारी होगी ना। तो वायु दाब सर्दियों में क्या रहेगा? ज्यादा। और सर्दियों में जब वायु दाब ज्यादा होता है तो तापमान क्या होता है? कम होता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में एक लाइन और, इसको अच्छे से सुनना। वायु दाब उच्च से निम्न की ओर, वायु दाब उच्च से निम्न की ओर क्या करता है बेटा? गति करता है। वायु दाब उच्च से निम्न की ओर गति करता है।
इसका इसका गतिशील स्वरूप, इसका जाने का तरीका, इसका गतिशील स्वरूप क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। देखो कि मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है, यहां पर वायु दाब क्या है बच्चों? उच्च है। तो यहां वायु दाब कैसा है? निम्न है। उच्च का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा। निम्न का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है। या वायु दाब ज्यादा कब होता है बेटा? सर्दी में। तो वायु दाब कम कब होता है? गर्मी में। समझ में आई बात? तो वायु दाब उच्च से किस ओर जाएगा? ज्यादा से किसकी ओर जाएगा? और सर्दी से किस ओर आएगा? यहां तक समझ में आया क्या? और ये जो आ रहा है, इसका जो आने का तरीका है, यही तो क्या कहलाती है बेटा? पवने कहलाती है। और अपने को पढ़ना ही क्या है? हवाई तो पढ़नी है भी। हवा आर्द्र आएगी तो वर्षा हो जाएगी, हवा सूखी आएगी तो वर्षा नहीं होगी, बस दो ही बातें। तो आने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। एक बार फिर से आप लोग रिपीट करो यहां से यहां तक कि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मानसून शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चा? हवा होती है। भारतीय मानसून की खोज किसके द्वारा की गई? अरबी यात्री। अब वो स्टोरी तो याद है, वहां से वो घोड़े बेचने आते थे और यहाँ से क्या लेके जाते थे? मसाले लेके जाते थे। तो ये मार्ग का जो खोज किया, इन हवाओं के बारे में जो पता चला वो अरबी यात्रियों को चला। तो भारतीय मानसून की खोज अरबी यात्रियों ने की थी। मानसून में अपने दो चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी? मौसम और जलवायु। ठीक है। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम कहते हैं इन तीनों के सम्मिलित रूप को, कि तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, तीनों का जो मिला हुआ रूप है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और मौसम की अवधारणा कैसी होती है? अल्पकालीन होती है। मौसम की अवधारणा कैसी होती है बेटा? अल्पकालीन, कम समय में, एक दिन में कई बार बदल जाता है। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि तापमान किसे कहते हैं? तो तापमान हमने पढ़ा था किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध जो उष्णता होती है उसे क्या कहा जाता है? तापमान कहते हैं। मापने का यंत्र कौन सा होता है? थर्मामीटर। इकाई कौन सी लगा सकते हो? डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। बाकी विश्व के स्थानों की बाद में बात करेंगे। वायुदाब, पृथ्वी की जो सतह है उस पर लगने वाला किसका भार? वायु का भार क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। आगे देखो, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर कैसा मीटर है? प्राचीन मीटर है। नए दो मीटर कौन कौन से? फोर्टिन और एनीरॉइड है। इकाई क्या लगाते हो? पास्कल या मिलीबार। अच्छा, तापमान व वायुदाब दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन तापमान अधिक प्रभावशाली होता है। भी दोनों है तो बराबरी, लेकिन दोनों में प्रभावशाली कौन होता है? तापमान होता है। दोनों में तापमान अधिक प्रभावशाली होता है। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब क्या होता है? कम होता है। और जब वायुदाब अधिक होता है तो तापमान क्या होता है? कम होता है। वायुदाब उच्च से निम्न की ओर गति करता है और इसका जो जाने का तरीका है वो क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। अब देखो कि अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वायुदाब क्या होता है। इसके बाद में अगला जो शब्द अपने को एक और जानना है वो कौन सा है? आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहा जाता है? कोई बताएगा कि पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाली नमी क्या कहलाती है बेटा? आर्द्रता कहलाती है। नमी क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। मापने का यंत्र कौन सा होता है? मापने का यंत्र क्या कहलाता है बेटा? हाइग्रोमीटर। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। और इसकी इकाई लगाते हैं हम लोग प्रति घन मीटर। इकाई क्या होती है इसकी? प्रति घन मीटर होती है इसकी इकाई। तो ये किसकी बात होगी बेटा? हमारे आर्द्रता की इकाई की। अब वो तो तीनों बातें हो गई किसकी? तापमान वाली, कि तापमान, वायुदाब, आर्द्रता तीनों क्या होते हैं? कौन कौन से मीटर होते हैं। अब बात किसकी करनी है? जलवायु की। अब अगला पार्ट कौन सा था हमारा? दूसरा जो पार्ट था वो था जलवायु। अब कोई बताएगा कि जलवायु किसे कहा जाता है? बताओ भाई।
किसी स्थान के मौसम का लंबे समय तक किया गया अध्ययन, लंबे समय तक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम, ये जलवायु कहलाता है बेटा, जलवायु कहते हैं। जलवायु कहलाता है। इसकी अवधारणा कैसी होती है बेटा? इसकी अवधारणा दीर्घकालीन होती है, दीर्घकालीन होती है। इसे बदलने में कम से कम कितने वर्ष का भी? 35 वर्षों का समय लगता है। ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 35 वर्षों का समय लगता है। भी देखो, राजस्थान में या किसी भी जगह, जैसे अपने झालावाड़ है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहां अगर 2 दिन या 2 वर्षों तक अगर वहां पर क्या ना हो, वर्षा नहीं हो, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि झालावाड़ शुष्क जलवायु में आता है? 3 साल ना हो तो ही बोल दोगे? हाँ, 30-35 सालों से वहां पर वर्षा नहीं होती, तब हम उसकी जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। 35 साल से यहाँ वर्षा नहीं हो रही और 35 सालों में एक बार वर्षा हो रही है, तो भी वो क्या होगा? शुष्क ही होगा। ठीक है। या जैसे देखो कि भी हनुमानगढ़ में काफी वर्षा हो रही है, तो क्या अभी 2-3 दिन, 4-5 या 1 महीने की वर्षा को देकर हम ऐसे लिख दे क्या कि हनुमानगढ़ जो है वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है? ऐसा मतलब 1-2 दिन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो जलवायु किसे कहते हैं? कि किसी स्थान के मौसम का। अब मौसम किसे कहा था हम लोगों ने? तापमान, जलवायु और आर्द्रता की बात हुई थी। तापमान, वायुदाब और आर्द्रता की बात हुई थी। तो आप अलग अलग भी बोल सकते हो भी, किसी स्थान के तापमान का, वायुदाब का और आर्द्रता का अगर आप लंबे समय तक अध्ययन करते हो तो वो क्या कहलाता है? जलवायु। अब आप सोचोगे कि सर लंबे समय तक अध्ययन कैसे? तो अभी हमने उदाहरण लिया ना कि जी 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, तापमान बढ़कर इतना हुआ। इसका मतलब उन्होंने जो गिन रखा है कि 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी का टेम्परेचर रिकॉर्ड उसने किया है कि 2001 में हाईएस्ट 44 था, फिर 45 था, 46 था, 47 था, फिर 45, 43, 44, 43, 44, 45 ऐसे करके चल रहा है। 49 डिग्री 30 सालों में कभी नहीं हो। इसका मतलब 30 साल पुराना क्या टूट गया? रिकॉर्ड टूटा। तो अब 30 साल से तो कोई तो व्यक्ति ऐसा है ना जो वहां के टेम्परेचर का क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। तो इसका मतलब वो अध्ययन किसका कर रहा है? वहां के मौसम का अध्ययन कर रहा है। तो किसी विशेष स्थान के या किसी भी स्थान के मौसम का लंबे समय तक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। एक चीज देखो कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ये हमारी भूमध्य रेखा है। ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है ना, तो इस स्थिति को बोलते हैं सूर्य की उत्तरायण स्थिति है। ये सूर्य क्या है? उत्तरायण है। उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। और जब सूर्य कहां चमके? दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणायन। क्या बोला जाता है? दक्षिणायन। सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो क्या कहलाएगा? सूर्य उत्तरायण है। दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या कहलाएगा? दक्षिणायन है। और जब सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर हो? भूमध्य रेखा पर हो, तो इसको क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। इसीलिए जो है इस रेखा का नाम विषुवत रेखा भी है। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं हम? विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब एक बात और सुनो कि जैसे ही हमने, चलो मान लिया ये
कि सूर्य जब उत्तरायण होता है, सूर्य यहां चमक रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो अब बताओ बेटा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी या सर्दी होगी? तो सर्दी इस समय कहां होगी? इतनी बात आई क्या समझ में? जहां सूर्य है वहां तो क्या होगी? गर्मी, और निचले गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी ना। और जहां पर सर्दी है वहां पर वायुदाब कैसा होगा बेटा? उच्च होगा। वायुदाब यहां तो उच्च है और यहां वायुदाब क्या है? निम्न है। तो बताओ कि वायुदाब उच्च से निम्न की ओर गति ऐसे करेगा क्या? निम्न से उच्च की ओर थोड़ी जाता है, उच्च से निम्न की ओर जाता है। तो इसका मतलब है वायुदाब पौने तो ऐसे ही चलेगी। तो अब पौने कहां से कहां आएगी? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आएगी। ये पढ़ा है पीछे हमने कि वायुदाब उच्च से निम्न की ओर गति करता है। अब ये देख लो नीचे से क्या आ रहा है? ऊपर। और ऐसे ही जो हवाएं नीचे से ऊपर आएगी उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? मानसून। उन्हें क्या बोल देंगे हम लोग? मानसून बोल देंगे। तो ये आपको समझ में आया कि वायुदाब उच्च से निम्न की ओर कैसे गति करता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो बात करें अगर हम लोग, एक चीज और समझना बेटा आप लोग कि वायुदाब पेटियों की बात करें अगर हम लोग कि वायुदाब पेटियां, इसको आराम से समझना या यहां ना करवाएं आपको, ये अलग से पढ़ाऊं क्या वायुदाब पेटियां? अभी समझ में आ जाएगा इससे अच्छा। हाँ भी देख लो कि भी अगर आपको यहां समझ में आता है तो ठीक है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, वायुदाब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये कितनी वायुदाब पेटियां होती है बेटा? 7 वायुदाब पेटियां होती है। वायुदाब पेटियां कितनी होती है? 7 होती है। देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में एक रेखा आई जिसे हम लोगों ने बोला भूमध्य रेखा। क्या बोल दिया बेटा इसे? भूमध्य रेखा। ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा बिल्कुल 0 डिग्री पर है। इससे ऊपर मान लो आप लोग ये 30 डिग्री रेखा है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके बाद में ये है आपका 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 30 से 35 के बीच में जो अक्षांश आ गए उनको क्या बोलोगे? अशुभ अक्षांश। अभी हमने पढ़ा है। ये मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये कितने डिग्री हो जाएगी? 65 डिग्री। और ऊपर ये कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। समझ गए मेरी बात को? ऐसा ही आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में बनाएं कि ये जो रेखा है इसको मान लेते हैं हम लोग, ये जो रेखा है इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी? 35 डिग्री। ये वाली 60 डिग्री, तो ये वाली रेखा, और ये वाली 90 डिग्री। समझ गए क्या मेरी बात को? अब एक बात ध्यान से सुनना कि ध्रुव जो है यहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। ध्रुवों पर क्या जमी रहेगी बेटा? वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। और अगर यहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी तो बताओ कैसा बेल्ट होगा? यहां पर शीत कटिबंध होगा या नहीं होगा? भी ऊपर क्या है? बर्फ जमी हुई है। बर्फ जमी इसका मतलब ठंडा क्षेत्र है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। यहां बर्फ ही बर्फ है, तो बताओ वायुदाब उच्च होगा या निम्न होगा? उच्च होगा ना। वायुदाब यहां क्या कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर अधिकतम सूर्य चमकता है। यहां पर भूमध्य रेखा पर सूर्य जहां पर चमकता है वो क्षेत्र गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म होगा। तो इस क्षेत्र में वायुदाब कम होगा या ज्यादा होगा? अरे बताओ, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो क्या मैं इस क्षेत्र के लिए नाम लिख सकता हूं क्या कि उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी? बोल सकते हैं क्या इसे? क्षेत्र तो कैसा है? उष्ण कटिबंध। और यहां पर वायुदाब कैसा है? निम्न। ये वाला क्षेत्र है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा देखो अगर करें तो इससे नीचे वाला भी कैसा आएगा? उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी।
समझ में आया क्या यहां तक? ये कैसी क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय। मतलब एक ही बात है दोनों, लेकिन वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो अलग अलग बना दिया, लेकिन पेटी एक ही गिनी जाएगी। ये पूरा क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय। तो क्या इस वाले क्षेत्र को मैं लिख सकता हूं क्या कि ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी? बोल सकते हैं क्या इसको? तो ध्रुवीय तो सही बात है कि ध्रुवों के पास आ गया, और वायु दाब कैसा होता है यहां पर? उच्च वायुदाब ही होगा, तो इसका नाम क्या रखा? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अगर ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है तो ये वाली भी, हाँ ये वाली भी कैसी होगी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। समझ में आ गई बात? अच्छा ये बताओ, यहां तो अधिक सर्दी है ना, इसलिए वायुदाब उच्च है, लेकिन इसके पास में तो वायुदाब क्या होगा? निम्न ही होगा ना। ये तो ज्यादा ठंडा क्षेत्र है तो यहां वायुदाब उच्च। इस क्षेत्र की तुलना में ये वाला क्षेत्र है वो गर्म ही है, इसकी तुलना में तो ये गर्म होगा, और गर्म है तो वायुदाब कैसा होगा? और ये ध्रुव के पास का क्षेत्र है, तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं क्या? उपध्रुवीय, मतलब ध्रुव के पास का क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। समझ गए क्या? भी उपध्रुवीय, ध्रुव के पास का क्षेत्र तो थोड़ा गर्म होगा, तो ये कैसी पेटी हो जाएगी बेटा? निम्न वायुदाब पेटी। अच्छा ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, तो ये वाली भी क्या होगी बेटा? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। कोई दिक्कत बताओ इसमें? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा ये ध्रुव के पास थी, ये तो इसके पास वाली उपध्रुवीय हुई, तो ये उष्ण कटिबंधीय है, तो ये उष्ण है मतलब गर्म है। तो उपोष्ण का मतलब ही क्या होता है? कम गर्म। उप प्लस उष्ण क्या बना बेटा? उपोषण। उपोषण का मतलब ही क्या होता है? कम गर्म। देखो उप का मतलब कम, उष्ण का मतलब गर्म, तो कम गर्म क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो ये क्षेत्र क्या है? ज्यादा गर्म। इसके पास का क्षेत्र कम गर्म। कम गर्म है तो वायुदाब, गर्मी कम है तो वायुदाब ज्यादा। तो इसको अगर हम बोले उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये वाला भी कैसा होगा बेटा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। ये आपकी वायुदाब पेटियां बन गई 7। जैसे देखो 7 कैसे बनी? ये 1 और ये वाली 2 और ये वाली 3, और ये वाली एक बार के लिए क्या मानेंगे? एक ही मानेंगे। तो 1 2 3 और 4, समझ गए मेरी बात को? और इसके बाद 5 6 और 7, तो वायुदाब पेटियां कितनी हुई? 7। एक तरीका और देखो, ये कैसी है बेटा पेटी? ये हाई प्रेशर बेल्ट है ना, उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर। ये कैसा है? लो प्रेशर। ये कैसी है? और ये पूरी की पूरी कैसी है बेटा? लो प्रेशर। फिर ये वाली हाई प्रेशर, ये वाली और ये वाली हाई प्रेशर। तो अब अगर वो उल्टा पूछ ले कि कितने तो निम्न वायुदाब पेटियां होती है और कितनी उच्च वायुदाब, पहले उच्च वायुदाब गिन लो। 1 2 3 और 4। 7 में से 4 तो उच्च वायुदाब होती है और 3 निम्न वायुदाब पेटियां होती है। तो वायुदाब पेटियां कितनी होती है? टोटल 7 होती है। आगे बात समझ में? ठीक है। वायुदाब उच्च से किस ओर चलता है बताना? वायुदाब उच्च से निम्न की ओर। तो आप मेरे को बताओ कि ये उपध्रुवीय निम्न है, ये उच्च है, तो यहां से पौने तो उच्च से निम्न की ओर ही चलती है ना, उच्च से निम्न की ओर ही चलेगी, मतलब नीचे से ऊपर ही चलेगी। तो इस प्रकार से अगर आपको समझना है तो ये हमारी क्या होगी? सातों की सातों वायुदाब पेटियां कंप्लीट होगी। एक बार फिर से देखो, यहां से पढ़ो कि भी आर्द्रता मतलब नमी,
मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर, इकाई क्या होती है इसकी? प्रति घन मीटर। जलवायु किसे कहते हैं? किसी विशेष या किसी स्थान के मौसम का लंबे समय तक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु। इसकी अवधारणा कैसी होती है? दीर्घकालीन, जिसको परिवर्तन होने में कम से कम कितना समय लगता है? 35 वर्षों का समय लगता है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि माप वायुदाब पृथ्वी की सतह पर लगने वाला वायु का भार होता है, और मापने का यंत्र बैरोमीटर, फोर्टिन और एनीरोइड होते हैं। और इसके बाद में इकाई। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अगर हमारा ऐसे प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सा वायुदाब मापने का यंत्र नहीं है? प्रश्न अच्छा बनेगा ना बेटा, कि वायुदाब मापने का यंत्र नहीं है। प्रश्न बनाऊं क्या एक? निम्न में से कौन सा वायुदाब मापने का यंत्र नहीं है? ऐसा अगर प्रश्न आ जाए बेटा, तो ऑप्शन ए में वो लिखेगा बैरोमीटर। और सबसे ज्यादा गलत उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने क्या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्योंकि हमेशा रटा हुआ है वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर बैरोमीटर, तो यहां आते ही वायुदाब मापने का इतने आते ही तो बैरोमीटर ऑप्शन में दिख ही रहा है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 14। तीसरा हो जाएगा एनीरॉइड, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है ये, सब कुछ जानते हो। ओमआर भरना तो अब भी मुश्किल है, पढ़ाया हुआ तो भी। ओमआर में राउंड भरना तो अब भी मुश्किल है, यानी ये बताओ, क्योंकि डी ऑप्शन और ही ज्यादा विवाद खड़ा कर दे रहा है। इसको भी अब समझ, प्रश्न में भी क्या नहीं, ऑप्शन में भी क्या है नहीं, और है क्या? तीनों ही है ना। ऐसे कैसे डी हो जाएगा? डी होगा इसका उत्तर? अरे तो भाई डी होगा। हाँ तो नहीं हो पूछा तो डी होगा ना इसका उत्तर, क्योंकि ये तो सारे के सारे है, ये तो सारे के सारे है। अरे बस करो, इतनी को जरूरी बात भी नहीं थी, आराम से पढ़ लिया करो। खूब हंस लेते हो, खूब मनोरंजन हुआ होता है इस क्लास से पहले आपका, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ तो इस क्लास में अच्छे से पढ़ लिया करो आप लोग। निम्न में से कौन सा वायुदाब मापने का यंत्र नहीं है? तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब तीनों तो है, तो इनमें से तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं है। तो अब ओमार भर दो, डी ऑप्शन। समझ गए मेरी बात को? तो ये प्रश्न अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा वायुदाब मापने की प्राचीन विधि है? तब उत्तर कौन सा होगा? और यहां प्राचीन की जगह नवीनतम लिख दे तो ए, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आप मेरे को बताओ, अप्रैल से सितंबर तक सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है? अगस्त तक बता दो। चलो, अप्रैल से अगस्त तक सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है? उत्तरायण ही होता होगा, तभी तो भारत में गर्मी होती है बेटा। तो सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने कहां रहता है? तो अप्रैल से अगर हम बात करें, या लगभग मार्च से बात कर ले, 15 मार्च के बाद की बात करें, तो सूर्य कहां होता है? 21 मार्च को तो सूर्य कहां होता है? इस पर, और मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण आ जाता है। देखो, पढ़ाया क्या आपको? सौर वर्ष में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है, पढ़ाया ना आपको? 21 मार्च को सूर्य, सॉरी 21 जून को सूर्य कहां होता है? कर्क रेखा पर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य कहां आ गया? सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूर्य कहां आ गया? मकर रेखा पर। तो दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य कहां होता है? दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च। 21 मार्च को सूर्य कौन सी रेखा पर है? तो 22 मार्च को तो उत्तरायण हो ही गया।
22 मार्च को कहां हो जाएगा सूर्य? उत्तरायण। तो ये देखो मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में सूर्य वापस कहां आ गया? तो 21 जून से 21 जून कितना साल? 1 साल। और 1 साल में भूमध्य रेखा को कितनी बार पार किया? 2 बार। समझ में आई क्या बात? तो सूर्य 6 महीने तो उत्तरायण होता है और 6 महीने कहां होता है? दक्षिणायन होता है। तो अप्रैल से अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो ध्यान से सुनना। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसी ऋतु होगी बेटा? गर्मी। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी ऋतु होगी? सर्दी है तो वायुदाब उच्च होगा और गर्मी है तो वायुदाब निम्न होगा। हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से किस ओर आएगी? उत्तरी गोलार्ध की ओर आएगी। ऐसे ही आएगी बेटा। हवाएं कहां आएगी? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आएगी। लेकिन जब ये पवने भूमध्य रेखा के निकट पहुंचती है ना, तो पहले तो अपनी बाईं ओर, दायां बायां तो जानते ही हो, तथा फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसे मुड़ जाती है। ये ही क्या है? कोरियोलिस बल आप लोगों ने नाम सुना होगा, या फेरल का नियम आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो कोरियोलिस बल यही है। समझ में आए? एक चित्र से आसानी से बता देता हूं बेटा, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कोरियोलिस बल तो बहुत इजी है। कोरियोलिस जो व्यक्ति है ना बेटा, वो ये था, इधर जा रहा था कोरियोलिस, ठीक है। इस हाथ को पकड़ के तो ऐसे घुमा दो और इस हाथ को पकड़ के ऐसे घुमा दो, बस ये कोरियोलिस बल कंप्लीट है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में पवने कैसे मुड़ती है? राइट हैंड साइड। कैसे मुड़ती है बेटा? राइट हैंड साइड। और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के अनुसार हवाओं की दिशा होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। टाइम हो गया क्या? उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस के अनुसार हवाओं की दिशा कैसी होती है बेटा? राइट हैंड साइड होती है, मतलब अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो इसमें हमने क्या कर रखा है? उत्तरी गोलार्ध में देखो जरा किस ओर मुड़ रही है? किस ओर मुड़ रही है बेटा? दाईं ओर ही तो मुड़ रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ रही है भाई? अरे इसको थोड़ा सा घुमा लो ना बेटा, हाथ को। इसको तो ऐसे ही घुमाया था हम लोगों ने, इसको ऐसे ही घुमाया था। तो बात तो सही है कि कोरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में, बस। तो ये आप लोगों को याद रखना। अब ये ऐसा क्यों होता है? पवने दक्षिणी गोलार्ध की पवने जो है वो भूमध्य रेखा के निकट आकर अपनी जो है वो दिशा क्यों बदल देती है? तो इसका कारण है पृथ्वी घूर्णन के कारण। आराम से सुनना। फेरल के अनुसार जब दक्षिणी गोलार्ध की पवने उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो पृथ्वी घूर्णन के कारण पहले वो अपनी बाईं ओर तथा फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। कोई दिक्कत या नहीं समझ में आया? अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो एक प्रयास और करते हैं। देखो, ये मान लेते हैं पृथ्वी है बेटा। ये कौन सी रेखा है? यहां है अपना, मान लेते हैं महान भारत। ये मान लेते हैं अपना भारत है। उत्तरी गोलार्ध में हुआ। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो अब जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है तो भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक गर्म होगा? उत्तर वाला या दक्षिणतम वाला? कौन सा क्षेत्र अधिक गर्म होगा? अरे पूरे भारत में ही गर्मी होगी भाई। अप्रैल से अगस्त तक की बात करें तो पूरे भारत में कैसी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। लेकिन जगह तो अलग अलग होगी ना। क्या आप मानते हो कि भी थार के मरुस्थल में जो है अप्रैल में या मई में जितना तापमान होता है उतना शिमला में होता है? ऐसा तो नहीं है। तापमान तो फिर क्या होगा? अलग अलग होगा। देखो, उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है ये गर्म तो होगा लेकिन अधिक गर्म है
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़ हैं, तो गर्म तो होगा लेकिन अधिक गर्म नहीं होगा। ये उत्तर का विशाल मैदान, ये गर्म तो होगा बट अधिक गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अधिक गर्म? ये क्योंकि यहां पर 12मासी नदियां बहती है। कैसी नदी है? 12मासी। तो नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, गर्म तो होगा लेकिन अधिक गर्म नहीं होगा। ये प्रायद्वीपीय पठार गर्म तो होगा लेकिन अधिक गर्म नहीं होगा। कारण इसके 3 और क्या लगता है बेटा? पानी लगता है। तो गर्म होगा कौन? गर्म होगा उत्तर पश्चिमी भारत या थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल केवल भारत में थोड़ी है, कहां है? पाकिस्तान में। तो ये इतना क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा। और इस क्षेत्र में जो सबसे गर्म स्थान होगा वो होगा जेकोबाबाद। कौन सा होगा? जेकोबाबाद, पाकिस्तान, जो कि विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान है, एशिया का सबसे गर्म स्थान। तो ध्यान से सुनना बेटा एक बात, बलूचिस्तान और ये जो जेकोबाबाद वाला क्षेत्र है, यहां पर तापमान अधिक है, तो वायुदाब कैसा हो गया? निम्न हो गया। और निम्न वायुदाब जो है ना, वो उच्च वायुदाब से पवनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा वायुदाब है? उच्च वायुदाब है या नहीं है? दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब है। तो यहां से मान लो ये पवन चलना शुरू हुई। फेरल और कोरियोलिस कहता है कि जब ये भूमध्य रेखा के निकट पहुंचेगी ना, तो पहले अपनी बाईं ओर और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ेगी। क्योंकि अगर ये सीधी नहीं मुड़ती ना बेटा, तो मानसून का प्रवेश द्वार तमिलनाडु होना था। सीधी पवन तो कहां जाती? तमिलनाडु। क्यों? भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तब तो प्रवेश द्वार तमिलनाडु होता। अब बताओ केरल है, तो केरल तो इस वाली साइड रह गया ना। तो अब ये पवन आ रही है, देखो ध्यान से, ये इधर भी मुड़ी फिर इधर भी मुड़ी। अब बताओ प्रवेश कहां करेगी? केरल। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश कहां से करता है? केरल से करता है। पृथ्वी घूर्णन, हवा क्या जाएगी? विपरीत जाएगी। पृथ्वी का घूर्णन कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हवा साथ साथ घूमेगी या विपरीत जाएगी? ट्रेन जाती है तो अगर धुआं आगे आगे चलता है या पीछे जाता है? अपोजिट जा रहा है। तो पृथ्वी अगर घूर्णन कैसे कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हवा पहले टकरा के इधर ही मुड़ेगी। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? भी ऐसे कोई, अरे कूलर पंखा चल रहा होता है, हम उसके आगे से एक बार गुजरते तो हवा तो डाइवर्ट हो ही जाएगी ना बेटा। और पृथ्वी सबसे उभरी हुई कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। ये सबसे बड़ा सर्किल ही कौन सा है? भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के पास जब आई और ये ऐसे घूम रही थी, तो हवा पहले इधर और बाद में अपने सही चांके के हिसाब से आएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी? दाईं ओर। तो पहले हवा पृथ्वी घूर्णन के कारण कौन सी ओर मुड़ेगी? बाईं ओर। और फिर कौन सी ओर मुड़ेगी? दाईं ओर। और ये किसने कहा? कोरियोलिस ने। और किसने कहा था? फेरल ने कहा था। आगे की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आराम से फोटो बना लो सारे विद्यार्थी।